ग्रामीण विकास पर हमारी आपकी लगातार बातचीत हो रही है। और चलिए दोस्त, इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज पुनः कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सीरीज को श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आइए, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत दिया गया है। चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। अर्थात जिसका गठन आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग वह पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप को संपादित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायतों से संबंधित है। सी कह रहा सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। जो 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है, उन तीनों स्तरों पर जो पंचायत होगा वो आपका निर्धारित होगा किस पर? तो वो आपका निर्धारित होगा 5 वर्ष के आधार पर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सत्य है। और एक बात याद रखेगा कि पंचायत चुनाव मतलब एक बात और याद रखना है आपको कि पंचायत चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या है? पंचायत चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। हस्तक्षेप पर क्या है? पंचायत चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। अगर यदि कोई विवाद हो जाता है, मतलब पंचायत चुनाव में विवाद पर, आप इसको ऐसे समझिएगा, यदि कोई विवाद हो जाता है तो ये विवाद पर न्यायालय के हस्तक्षेप से पूरी तरीके से क्या किया गया? निषिद्ध है। पंचायत के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, तो याद रखेगा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह पंचायत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये नगर पंचायत मतलब ये स्थानीय पंचायत नहीं, ये नगर पालिका परिषद से है, न कि पंचायत से। तो ये याद रखेगा कि ये शहरी निकाय से है। और इसके लिए कौन सा है? तो याद रखेगा 73वां संविधान संशोधन। क्या है? 73वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे है? तो पंचायत चुनाव से है। सी कह रहा सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो सामान्य रीति है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले करा लिया जाता है, लेकिन यदि कोई ऐसी समस्या हो कि समय से पहले पंचायत भंग हो गई हो या पंचायत अपने समय पर भंग हुई हो लेकिन चुनाव कराया जाना तात्कालिक परिस्थितियों में संभव नहीं हो, तो ऐसी दशा में 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा गलत जवाब था ऑप्शन नंबर बी, और हम लोगों को चाहिए था कौन सा संबंधित नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त, आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्रम पर। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, और कह रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय लिया जाता है, और एक स्टेटमेंट यहां होगा कि कब मतलब किसके द्वारा कराया जाता है, और एक स्टेटमेंट है कि किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, और मैक्सिमम का कमेंट आना शुरू भी हो गया है। चलिए, मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है। हाँ, तो यहां पर बहुत सारे लोगों का जवाब आ भी रहा है। तो आप जानते हैं, देखिए इसका उल्लेख जो है,
इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। कहाँ कि 7वीं अनुसूची में किया गया है, और 7वीं अनुसूची का निर्दिष्ट संख्या जो 23 है, 23, इसके अंतर्गत यह निर्देशित किया गया है कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः होगी किसकी, राज्य सरकार की होगी। और ये कराया किसके द्वारा जाएगा, देखिए निर्णय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इस निर्णय में एक शब्द आएगा कि किसके द्वारा कराया जाएगा, तो कराने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की। किसकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि निर्णय शब्द का प्रयोग किया गया है, और जब निर्णय की बात होगा तो निर्णय जो है ये लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। वो शेड्यूल कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों का उल्लेख कौन करेगा, तो ये आपका किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा रेगुर किसका नाम है, चलिए बताएंगे रेगुर किसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेगुर क्या लाल मृदा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जलोढ़ मृदा का नाम है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है काली मृदा का नाम है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या ये लेटेराइट मृदा का नाम है। आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए आप में से मैक्सिमम इसके लिए कमेंट करेंगे, मैक्सिमम जवाब देंगे, और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मैं रेगुर मृदा की बात करता हूं तो याद रखिएगा रेगुर यह किसका, ये इसका निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण आग्नेय चट्टान किससे होता है, आग्नेय चट्टान या लावा द्वारा होता है, या आग्नेय चट्टान या लावा के द्वारा होता है। ये पहली बात याद रखिएगा। अब आग्नेय चट्टान या लावा क्या है, तो याद रखिएगा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर से तरल मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा होता है, ये धक्का मार करके बाहर की ओर चला आता है, और ये इसी को हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। और ये जब पृथ्वी पर ऊपर आता है तो ऊपर तापमान में कमी होने के कारण ये जम जाता है, और जम करके जो चट्टान का निर्माण करता है इसी को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और इसके अपर्दन, इसके टूटने फूटने और इसके अपर्दन से जो महीन कण निकल करके जो एक मृदा का निर्माण करते हैं, इसी मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मृदा को हम लोग बोलते हैं रेगुर मृदा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मृदा। एक बात और याद रखिएगा, जब हम कपासी मृदा की बात कर रहे हैं तो सॉरी काली मृदा की बात कर रहे हैं, तो काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी बोलते हैं। काली मृदा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कपासी मृदा भी बोलते हैं। और इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो याद रखिएगा कि इस मृदा में सर्वाधिक उत्पादन, याद रखिएगा किसका, तो इस मृदा में सर्वाधिक उत्पादन कपास का किया जाता है, या जो कपास का होता है, इसलिए इसको हम कपासी मृदा बोलते हैं। और ये सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाई जाती है कपासी मृदा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे इलाकों में पाई जाती है। तो इसे आपको याद रखना है कि रेगुर मृदा किसका नाम है, काली मृदा का, इसी का नाम कपासी मृदा भी है। बोलिए क्लियर हो गया, आप में से मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है, चलिए बिल्कुल, हाँ चलिए मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, और मैक्सिमम इसका जवाब सही भी बता रहे हैं। चलिए कहाँ, काली कपासी मृदा, मैक्सिमम ने जवाब भी दिया काली कपासी मृदा। लेकिन थोड़ा कमेंट करिए, देखिए कमेंट आपका बहुत स्लो आ रहा है, और आप लगभग इतने लोग लाइव हैं, कमेंट करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में फीड होती चली जाएंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्रम पर। कह रहा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, कह रहा है कि लाल मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, और कह रहा है कि चूनेदार मृदा है। तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है, ये याद रखिएगा कि ये किससे इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है हिमालयी, किससे, हिमालयी निक्षेप आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हिमालय के अपर्दन से। अब हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, याद रखिएगा हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, ये नदियां अपने साथ जो कण को लेकर के आती हैं, इन्हीं के द्वारा ये जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो सबसे बिल्कुल
हाँ चलिए, तो ये याद रखेगा आपका क्या कि यहां आपको ये बात याद रखना है कि ये जो नदियां होती हैं, जैसे सबसे ज्यादा उत्तर भारत में, अगर सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की मैं बात करता हूं तो ये सर्वाधिक मात्रा में उत्तर भारत में पाई जाती है। और जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो ये मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। बोलिए कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और ये सर्वाधिक, याद रखिएगा, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। और अगर आपसे प्रश्न आता है तो एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या? तो इसमें नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। और इसीलिए हम उत्तर भारत में फसलें उगाने के लिए सर्वाधिक मात्रा में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो वो उर्वरक आपका होता है कौन सा? नाइट्रोजन होता है। इसको याद रखिएगा। बोलिए अच्छे से क्लियर हुआ? आइए, तो अब जैसे देखिए जो गंगा नदी के द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है, या जो गंगा नदी अपने साथ बहा करके जो मृदा लाती हैं और बाढ़ के परिणाम स्वरूप एक भूभाग पर छोड़ करके चली जाती है, इसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया? मैक्सिमम क्लियर हो रहा है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब चलिए आपको इसमें से जवाब देना है कि दिए गए में सबसे जो परफेक्ट आंसर है, मतलब आपको गलत बताना है। ये 2015 का संदर्भ था, लेकिन ये आपका अभी 2021 भी इसके लिए परफेक्ट है। आपको बताना कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, करा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, और करा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है। आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, और आप में से मैक्सिमम का कमेंट आ भी रहा है। 5 का बी 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 बी, मैक्सिमम का जवाब 5 का बी बी आ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका क्या है? कर्नाटक है। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका कौन सा? याद रखिएगा, असम है। क्या है दोस्त? याद रखना आपको, असम है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि ये अपना यूपी है, अर्थात ये आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो गुजरात है, और गुजरात के बाद कहां पर उत्पादित होता है? तो इसको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो ये भी उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब आपको गलत स्टेटमेंट चाहिए था, और जब हम गलत स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर बी। आलू का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश न होकर के उत्तर प्रदेश है। आइए दोस्त आगे चलते हैं और लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? आपको बताना किससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पटसन चना अलसी से, मसूर जई ढैंचा से, कपास जूट सनई से, और जूट गेहूं और कपास से। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा। और आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। और हाँ चलिए, हाँ मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, तो मैक्सिमम जवाब दे भी रहे। 6 का जवाब आने लगा है कुछ लोग का, 6 का मैक्सिमम का जवाब सी आने लगा है। 6 में मैक्सिमम का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखिए दोस्त, पटसन ये तो है, लेकिन ये और ये यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कट गया। मसूर जई ढैंचा ये यहां पे सीधा सीधा 2 कट गया। कपास है, जूट है, सनई है। जूट है लेकिन गेहूं नहीं है, कपास है। इसका मतलब जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो परफेक्ट आंसर सी है। अब देखिए, कपास और जूट ये तो सामान्यतः आप जानते हैं, इसमें एक जुड़ा हुआ है सनई। तो याद रखिएगा, सनई ये सामान्यतः पूर्वांचल वाले इलाकों में बोई जाती है,
और ये बिल्कुल जैसे अरहर का पेड़ होता है इसी प्रकार से पतले पतले इसके डंठल वाले भागों में ये होता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसकी शाखाओं को काट करके, इसकी जड़ियों को काट करके हम पानी में इसको भिगो देते हैं और ये जब सड़ जाता है तो उसको साफ कर देते हैं अच्छे से। और साफ करने के बाद इसकी जो डंठल होती है निकाल लेते हैं और इसका जो बच जाता है रेशा, उस रेशे से हम सामान्य रूप से जो चारपाइयाँ इत्यादि जो बुनाई होती है वो यही सनई सामान्य रूप से होता है। तो इसको याद रखेगा। 6 का राइट जवाब क्या होगा? 6 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर हुआ? मैक्सिमम का जवाब इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के क्रम पर आएंगे। कह रहा है स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, स्टॉक फार्मिंग की जो हम बात करते हैं तो कह रहा कि क्या ये 2-3 फसलों को एक साथ उगाना है, कह रहा पशुओं का प्रजनन है, कह रहा कि फसल की अदला बदली है, और कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग और एक शब्द होता है क्या? एक शब्द होता है आपका फार्मिंग कृषि। एक शब्द क्या होता है? एक शब्द होता है फार्मिंग कृषि। तो फार्मिंग कृषि होता है कि एक साथ एक से अधिक फसल उगाना, एक साथ एक से अधिक फसल उगाना, ये आपका होता है क्या? तो ये आपका होता है फार्मिंग कृषि। और एक होता है फार्मिंग वानिकी। एक क्या होता है? एक होता है फार्मिंग वानिकी। जब फार्मिंग वानिकी आएगा तो याद रखिएगा कि कृषि के साथ वनों का विकास क्या करना? कृषि के साथ वनों का विकास करना। कृषि के साथ वनों का विकास, कृषि के साथ वनों का विकास करना, ये आपका कहलाता है फार्मिंग वानिकी। लेकिन आपसे प्रश्न कुछ और पूछा है। प्रश्न पूछा है स्टॉक फार्मिंग क्या है? आपको बताना है स्टॉक फार्मिंग हम किसको कहते हैं। तो इसको याद रखेगा कि पशुओं के प्रजनन को सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 7 का आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या इज द राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए मैक्सिमम क्लियर हुआ? मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है। हाँ, अब आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के क्रम पर चलते हैं और देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पर पाया जाता है? तो बताइए कि केसली मंडला में पाया जाता है, कह रहा है कि डल्लीरजारहा दुर्ग में पाया जाता है, बैलाडीला बस्तर में पाया जाता है, और कह रहा है कि मलाज खंड बालाघाट में पाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि तांबा कहां पर पाया जाता है, तांबा का सर्वाधिक रूप से हम कहां से प्राप्त करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है या यहां से आपका प्रश्न है। तो आप में से मैक्सिमम का जो जवाब आ रहा है मैं एक बार देखना चाहूंगा आप में से मैक्सिमम जवाब क्या दे रहे हैं। और 8 क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ लोग का जवाब आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, सत्येंद्र गोंड, चलिए विकास मिश्रा, सी, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग का जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल। तो देखिए ये अगर हम बात करें कि भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखिएगा भारत में तांबा का सर्वाधिक जो उत्पादन है, तो देखिए आंशिक रूप से सभी जगह, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन के तौर पर आप याद रखिएगा क्या? आपको याद रखना है दोस्त मध्य प्रदेश। और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जहां होता है वो मलाज खंड बालाघाट में होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मलाज खंड बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर पाए जाते हैं? आपको सही जवाब देना है और दे करके आपको बताना है। तो देखिए कह रहा भारत में सर्वाधिक कोयले का जो भंडार है, कह रहा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है। कुछ लोग का जवाब ए बी, अच्छा डी भी आ रहा है, कुछ लोग का जवाब ए बी डी आ रहा है। देखिए सबसे नंबर
1 पर अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा नंबर 1 पर आपका है कौन सा, झारखंड है। फिर दूसरे नंबर पर जब आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पर आपका प्रश्नगत होगा क्या, उड़ीसा। और तीसरे नंबर पर जाएंगे तब आपका होगा क्या, तो याद रखिएगा तब आपका होगा छत्तीसगढ़। इसको याद रखिएगा ये 3 के लिए। तो इसका मतलब आपका दिए गए प्रश्न में राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलिए इस द राइट जवाब क्या होगा, आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम का जवाब भी आया है झारखंड, मैक्सिमम का जवाब क्या आया है, झारखंड आया है। तो इस यहां पे आपका क्या होगा, हाँ बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग 9 का ए भी बता रहे हैं। देखिए ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 के क्रम पर आएंगे। कह रहा हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, आप बताइए हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है। कह रहा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। कह रहा यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकंड वाहन से है। सी कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव से है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन विजन जो 2025 है ये भारत सरकार की प्राचीन योजना है, एक पुरानी योजना है। और हाइड्रोजन विजन 2025 ये प्रारंभ किया गया है किसके लिए, तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए। तो इसको याद रखेगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब क्या है, प्रश्न नंबर 10 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा कौन सा निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए कह रहा है कि कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवाश्म एक होता है ईंधन और एक होता है जीवाश्म अवशेष। एक होता है जीवाश्म ईंधन और एक होता है जीवाश्म अवशेष। जब हम जीवाश्म अवशेष की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि जीवाश्म अवशेष हम किसको बोलते हैं, मृत वनस्पति जगत। क्या बोलते हो दोस्त आप, मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत का जो शरीर होता है, मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत का शरीर जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप से क्या, तो इसी को हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं जीवाश्म अवशेष। लेकिन जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या है, जो आज से प्राचीन समय पहले या जो आज से काफी समय पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दब गए, आज वही परिवर्तित होकर के किस रूप में है, तो याद रखिएगा आज वही परिवर्तित होकर के आपके डीजल, कोयला, पेट्रोल इन चीजों के रूप में परिवर्तित होकर के मिलते हैं। इसका मतलब जो लकड़ी है वो जीवाश्म अवशेष में आता है, न कि जीवाश्म ईंधन में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ मैक्सिमम ने जवाब भी इसका राइट जवाब दिया है, इस द राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के चलते हैं। कह रहा निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है, बताइएगा। कि कह रहा क्या हरे का होता है, पीले का होता है, नीले का होता है, लाल का होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य जो है ये लाल का होता है। इसीलिए याद रखिएगा हमेशा जो खतरे के संकेत में, किसका, खतरे के संकेत में, इसीलिए लंबा तरंग दैर्घ्य होने के कारण खतरे के संकेत में सदैव प्रयोग किया जाता है। किस रंग का, तो सदैव प्रयोग किया जाता है आपके, याद रखिएगा लाल रंग का। उसके पीछे कारण यही है कि इसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। धुंधली रोशनी में भी लाल रंग साफ दूर तक दिखाई देता है, इसलिए। तो बोलिए प्रश्न नंबर 12 का मैक्सिमम का राइट जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी। आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के क्रम पर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। कह रहा नीला देगा, सफेद देगा, काला देगा या लाल देगा। तो
तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का, अंतरिक्ष में प्रकाश का सामान्यतः परावर्तन, प्रकाश का सामान्यतः परावर्तन, सामान्यतः परावर्तन न होने के कारण, सामान्यतः परावर्तन न होने के कारण याद रखिएगा कि इसका जो रंग है वो सामान्य रूप से किस रंग का दिखाई देता है, तो याद रखिएगा कि यह सामान्यतः काले रंग का दिखाई देता है। अर्थात कैसा दिखाई देगा? काला। तो इस द राइट जवाब क्या होगा? आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का दिखाई देगा। और मैक्सिमम ने जवाब दिया है ब्लैक। चलिए आइए नेक्स्ट लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के क्रम पर आते हैं। तो कह रहा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? कह रहा 2-3 दिसंबर 1984 को, 2-3 नवंबर 1984 को, 2-3 दिसंबर 1985 को और 2-3 नवंबर 1985 को। तो देखिए याद रखिएगा कि जब हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं दोस्त, भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि कहां पर हुआ था। तो आप बताना कि यह आपका हुआ था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा ये तो नाम से ही विख्यात है, भोपाल गैस त्रासदी। इसका मतलब इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भोपाल में, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखिएगा, जहां पर हुआ था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कंपनी का क्या नाम था? तो आप साफ साफ बताना कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ठीक है। तीसरी बात, यहां से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। और ये क्या बना रही थी इस गैस के माध्यम से? तो याद रखिएगा कि कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रही थी। किसका? कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर रही थी। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपने नाम सुना होगा, जो गेहूं इत्यादि में रखने के लिए सामान्यतः किसान प्रयोग करते थे, सल्फास का। और ये घटना 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 ईस्वी में हुआ था। तो बोलिए प्रश्न नंबर 14 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल गैस त्रासदी, मध्य प्रदेश भोपाल, यूनियन कार्बाइड कंपनी। अच्छा, ये कंपनी कहां की थी? तो ये कंपनी सामान्यतः अमेरिका की थी। बोलो दोस्त, ये कहां की थी? तो ये कंपनी सामान्यतः अमेरिका की थी। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बोलिए क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ कहां से प्राप्त होता है? तुलसी से, नींबू से, नीम से, हल्दी से। तो याद रखिएगा नीम में याद रखिएगा इसके औषधीय गुण पाए जाते हैं। और औषधीय गुण के कारण यह आपका सामान्य रूप से क्या होता है? तो औषधीय गुण के कारण ये सामान्यतः नीम से मच्छरों को विकर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मच्छर विकर्षक पदार्थ जो होता है वो सामान्यतः कौन माना जाता है? तो आपका सामान्यतः नीम माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीम। आइए नेक्स्ट लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, और कह रहा कुत्ते के काटने से। तो देखिए मच्छर के काटने से, ये सामान्य रूप से मच्छर के जो काटता है ये सामान्य रूप से परजीवी होते हैं, और इनसे जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं हम? मलेरिया बोलते हैं। ठीक है। दूषित भोजन तथा जल से, तो ये याद रखेगा कि इससे पोलियो होता है, और पोलियो में याद रखेगा इससे पोलियो होता है, और पोलियो में से आ जाती है क्या? विकलांगता। क्या आ जाती है? विकलांगता आ जाती है। इसको आपको याद रखना है। फिर
थूक एक सामान्य तरीके से कुत्ते के काटने से, तो याद रखेगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। क्या होता है? तो कुत्ते के काटने से यह सामान्यतः रेबीज होता है। तो ये याद रखिएगा। आपके प्रश्न नंबर 16 का राइट जवाब क्या है? प्रश्न नंबर 16 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए मैक्सिमम क्लियर हुआ? तो आइए प्रश्न नंबर 17 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है इम्यूनोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? आप बताएंगे कि रॉबर्ट कोच को माना जाता है, लुई पास्चर को माना जाता है, एडवर्ड जेनर को माना जाता है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या लैंडे स्टीनर को माना जाता है। आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम कमेंट करेंगे और कमेंट करके इसका सही जवाब बताएंगे। और जवाब आने भी लगा है, मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है बिल्कुल। और बता रहे हैं बी, कुछ लोग का सी बता रहे हैं जवाब, बी सी बी सी बी सी। अच्छा चलिए याद रखिएगा कि जो एडवर्ड मुख्य रूप से कौन, तो आप में से मैक्सिमम बी सी बी सी बी सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं ये मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। और इनके द्वारा याद रखिएगा क्या, तो इनके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज जो है यह सामान्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के टीके की खोज जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 18। कह रहा भोजन विषाक्तता का कारण होता है, कह रहा ई कोलाई होता है, कह रहा है कि क्या सैल्मोनेला बेसिलाई होता है, कह रहा है स्यूडोमोनास होता है, और ऑप्शन बी क्या है कि कैंडिडा होता है। आपको बताना भोजन विषाक्तता का मुख्य रूप से कारण क्या होता है। तो चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। तो देखिए जब मैं बात करता हूं भोजन विषाक्तता की, तो भोजन विषाक्तता में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? मैं 3 जवाब लिख रहा हूं, बताइएगा। एक तो मैंने लिख दिया कि विषाणु, एक मैंने लिख दिया जीवाणु, और मैंने एक लिख दिया क्या? कवक। अब देखिए कह रहा भोजन विषाक्तता का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो कौन सा होता है? तो जो सबसे प्रमुखता से सबसे जल्दी, आप इसे मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है और आप में से मैक्सिमम इसका जवाब बता रहे हैं। अच्छा 18 का नहीं पता ये सर, अच्छा 18 का कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले फंगस, कवक, जैसे आप खाना छोड़ दीजिए, देखिए उस पर तुरंत जिसको आप बोलते हैं दहिया जम गई, और ये सबसे ज्यादा सैल्मोनेला बेसिलाई से होता है जो एक प्रकार का मतलब फंगी है। तो ये 18 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो किससे होता है? वो कवक से होता है। नेक्स्ट आएंगे दोस्त आगे की ओर और लेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा भारत में मलेरिया के 65%, कह रहा भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? आपको कमेंट करना, कमेंट करके बताना है। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। हाँ, तो 65% मलेरिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आपको कमेंट ये करना और कमेंट करके आपको बताना है, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 65% तक अगर हम मलेरिया की अगर आपसे बात करते हैं तो ये कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो याद रखेगा पी वाई वैक्स। कौन सा? पी वाई वैक्स, ये सबसे ज्यादा अहम रूप से जिम्मेदार है। तो इस द राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द राइट जवाब। मतलब 65%, या आप ऐसे भी प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके लिए मैक्सिमम कौन सा उत्तरदायी है या अधिकांशतः कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्त क्या? पी वाई वैक्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? आपको कमेंट करना और कमेंट करके सही जवाब बताना। चलिए आप में से मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए।
तो आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये नाइट्रेट, जब जल में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखिएगा क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। और ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, इससे में होता क्या है कि छोटे बच्चों में, याद रखिएगा, छोटे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी, छोटे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और परिणाम स्वरूप इनका जो शरीर है वो शरीर नीला पड़ने लगता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आज के लिए मैंने महत्वपूर्ण रखा हुआ था आपके लिए सामान्य रूप से ये प्रदूषण का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे 21 क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नकदी फसल आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए, और चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और आप में से मैक्सिमम का जवाब आना शुरू भी हो गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, जो सामान्य रूप से हम बोते हैं कि किसके लिए, हम सामान्य रूप से जिसको उगाते हैं या बोते हैं, जिसका उद्देश्य होता है आय का स्रोत बनाना, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल। और मैक्सिमम ने जवाब भी दिया क्या, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो कह रहा मूंग का, अरहर का, मटर का या चना का। आपको बताना है कि किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो आप इसे मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए प्रश्न नंबर 22 के लिए। प्रश्न नंबर 22 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए और आप में से मैक्सिमम का जवाब प्रश्न नंबर 22 के लिए आने भी लगा है और आप में से मैक्सिमम इसका राइट जवाब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, चना। मैक्सिमम इसका राइट जवाब क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, चना। तो किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी, चने का। करा कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। करा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी करा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक श्रम उत्पादकता पाई जाती है। द राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है। कह रहा है जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो, कह रहा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, और कह रहा 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, और कह रहा 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। आपको कमेंट करना है कि किसको उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक की परिभाषा दी गई है। तो याद रखिएगा सीमांत कृषक हम लोग कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो 24 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए कि आपको ये महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा, ये सेशन आपके लिए कितना उपयोगी, कितना महत्वपूर्ण रहा। चलिए आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, चंद्रा इंस्टीट्यूट में लेखपाल का न्यू बैच, ऑनलाइन न्यू बैच प्रारंभ है, देखेंगे, ध्यान देंगे। अगर अभी तक आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च बॉक्स पर टाइप करें, क्या आप सर्च बॉक्स पर टाइप करेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद सर्च करेंगे जैसे ही आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी और ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली क्रिएट अकाउंट में जाएंगे और क्रिएट अकाउंट में आप अपना नाम डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके साथ आप अपने पसंद से कोई आईडी बना लेंगे और आप अपने पसंद से किसी पासवर्ड का चयन कर लेंगे और इसके माध्यम से आप अंदर कोर्स में चले जाएंगे ऐप के अंदर और आसानी से बाय कोर्स करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए 8299310097 पर कॉल करेंगे, 9936444560 पर कॉल कर सकते हैं या 8400333265
4 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ आज के चलिए ठीक है, यूपी टेट का सीरीज, हाँ ठीक है। तो चलिए अ, चलिए मैक्सिमम कुछ लोग बता भी रहे हैं कि अ, ठीक है, 23 सही हुआ, 24 में 23 सही हुआ। तो चलिए दोस्त, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यूपी टेट भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीमित ढंग से दी जाएगी जो विशेष महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।